ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, लिफ्ट का मास m है, वेलोसिटी 0 है, 12 मीटर की हाइट से ये किसी स्प्रिंग पे आके हिट करने वाली है। ये स्प्रिंग है, 12 मीटर इज अराउंड व्हाट, 2-3 फ्लोर हो गया ना, हाँ है ना, तो 3 फ्लोर से गिरेगी और फ्रिक्शनल फोर्स भी दे रखा है। तो पहला पार्ट तो ये हो सकता है जब ये फ्री फॉल कर रही है तो ब्रेक्स लगेंगे और जो साइड में शेफ्ट होते हैं उस पर ब्रेक्स लगेंगे, ब्रेक लगेंगे तो ये यहाँ पे जब हिट करेगा पहली बार नेचुरल लेंथ पे तो इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊं 1 से 2 के बीच में तो मैं कह दूंगा लॉस इन जीपी दैट्स mg12 इज गेन इन ke दैट्स हाफ mv स्क्वायर प्लस वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन दैट्स फ्रिक्शनल फोर्स इनटू 12। गॉट इट, ये पहला पार्ट हो गया। अब ये है कि ये कहां तक दबेगा। मैंने कहा ये उस कंप्रेशन तक दबेगा x1 तक जहां पर वेलोसिटी फिर से 0 ना हो जाती, क्योंकि वेलोसिटी 0 होगी तो वहां पे एक्सट्रीम पोजीशन है कि भाई वहां पर दब गए, अब वो रुक गया, रुका है, एक्सेलरेट मोमेंटेरिली रेस्ट पे आया है, लेकिन यहां पे स्प्रिंग इतनी तेज दबा हुआ है कि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सीधा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ 1 से 3, तो 1 से 3 में कहेंगे लॉस इन जीपी दैट इज mg12 प्लस x1 इज गेन इन ep दैट्स हाफ k x1 स्क्वायर प्लस हीट जनरेटेड दैट्स फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस ऑफ रबिंग 12 प्लस x1। ये दूसरा पार्ट हो गया। अगली बार ये उछलेगा तो ये इतनी हाइट तक नहीं आएगा, क्योंकि जब ये दोबारा यहां पहुंचेगा, यहां तक पहुंचेगा, यहीं पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहां और यहां के बीच में देखा जाए तो हीट ही जनरेट हुई है और कुछ नहीं हुआ। तो यहां से यहां तक ये उछला तो इस डिस्टेंस को मान लो x2, x2 12 से कम आएगा, x2 12 से कम आएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया भाई? यहां से यहां गया तो वापस उसी हाइट तक नहीं जाएगा, ये कम हाइट तक जाएगा क्योंकि हीट जनरेट हो गई है। तो अब यहां से 3 से 4 पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो क्या कहोगे, लॉस इन ईपी दैट्स हाफ के x1 स्क्वायर इज गेन इन जीपी दैट इज mg x1 प्लस x2 प्लस हीट जनरेटेड दैट्स फ्रिक्शनल फोर्स इनटू x1 प्लस x2। ये थर्ड पार्ट हो गया। अब अगली बार ये जब दबेगा तो ये इतने x1 नीचे तक नहीं जाएगा, ये x3 नीचे तक जाएगा, जहां पे जाते जाते इसकी वेलोसिटी फिर से 0 हो जाएगी। तो अगर कोई 4 से 5 लगाए तो क्या कहोगे, लॉस इन जीपी दैट्स mg x2 plus x3 is gain in EP that's half k x3 square plus heat that's frictional force into x2 plus x3 x2 plus x3। Got it? अगली बार ये ऊपर जाएगा तो सिर्फ यहीं तक जाएगा, अब बाद में ये रेस्ट पे आ जाएगा। कहां पे रेस्ट पे आएगा, दैट इज द पॉइंट। नेचुरल लेंथ पे नहीं आएगा, ये ऐसे पॉइंट पे रेस्ट पे आएगा जहां पे रेस्ट पे आ जाए तो एक्सेलरेशन भी 0 हो जाए, क्योंकि रेस्ट पे भी आ गया और एक्सेलरेशन भी 0 हो गया तो फर्दर वो चलेगा ही नहीं फिर। तो ये रेस्ट पे नेचुरल लेंथ पे नहीं आएगा, ये रेस्ट पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा। मतलब ये ऐसे गया, बच्चों ने क्या किया होगा, यहां पे रेस्ट पे ये फिर यहां गया, फिर ये और कम गया, फिर ये और कम गया, बच्चों ने गलती से यहां पे रेस्ट पे ले आए होंगे, यहां पे रेस्ट पे नहीं आएगा, ये रेस्ट पे आएगा ऐसे पॉइंट पे जहां पर कंप्रेशन इन स्प्रिंग है XE, जहां पर फोर्स बैलेंस हो जाए KXE शुड बी बैलेंसिंग योर mg, यहां पर फिर A 0 हो जाएगा, इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट, हाँ या ना? इसके अबाउट ही ये ऑसिलेट कर रहा था, सही पूछा जाए तो।
और ये यहां पे रेस्ट पे आ जाएगा। अब ये यहां पे रेस्ट पे आ भी गया तो एक्सेलरेशन भी 0 है और वेलोसिटी भी 0 है, तो वो सदा के लिए वहीं पे रेस्ट पे रह जाएगा। तो सीधा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ बिल्कुल शुरू से बिल्कुल अंत पे, बिल्कुल शुरू से बिल्कुल अंत पे लगाओगे तो क्या कहोगे, mg 12 प्लस xc, और xc की वैल्यू पता है कितनी है, mg बाय k, क्योंकि mg is k, xc is gain in ep, that's half k xc square plus heat into d, frictional force into d। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि भाई लॉस इन जीपी गेन इन ईपी प्लस फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डी। अच्छा, इसने अजीब सी चीज बोली है, जिसने फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी बोली है बताओ जरा, 1000 kgf। तुम्हें पता है ये क्या चीज है, दिस इज 1000 इंटू 10 न्यूटन। ठीक है, या स्प्रिंग कांस्टेंट की कुछ वैल्यू पे अजीब सी दी हुई है, 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 4 इंटू 10 न्यूटन। बी केयरफुल। नेक्स्ट, ये बाउल है, ये बाउल है, ये डायामीटर है ए बी, हॉरिजॉन्टल डायामीटर ए बी, हॉरिजॉन्टल डायामीटर ए बी, रेडियस है इसका आर। वो कह रहा है यहां से छोड़ा, यहां से छोड़ा, यहां से छोड़ा वेलोसिटी 0 से, और फिर कह रहा है कभी ना कभी ये यहां पहुंचा, जब ये यहां पहुंचेगा तो उसकी कुछ स्पीड हो जाएगी, इस एंगल को ले लो थीटा, क्या मैं कह सकता हूं लॉस इन जीपी हो जाएगा mgh, mgh तो हो गया mg r cos थीटा, इस गेन इन के ही हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर। अब यहां पे नॉर्मल पूछी है इसने, नॉर्मल एफबीडी बनाओ, नॉर्मल ऐसे लगेगा, या टेंशन या नॉर्मल, नॉर्मल ऐसे लगेगा, mg ऐसे लगेगा, ये एंगल थीटा होगा, इधर की तरफ a टेंजेंशियल होगा, इधर की तरफ a रेडियल होगा, इक्वेशन बन जाएगा नॉर्मल माइनस mg cos थीटा इज mv स्क्वायर बाय r। अब mg cos थीटा को लिख दो mv स्क्वायर बाय 2r, तो ये हो जाएगा 3/2 mv स्क्वायर बाय r, नॉर्मल की वैल्यू। गॉट इट? कैन आई से दैट इज 3 times काइनेटिक एनर्जी अपॉन r। ये कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी इज c अपॉन x की पावर 9 माइनस d बाई x, तो du बाई dx हो गया माइनस 9c बाई x10 एंड प्लस d बाई एक्स स्क्वेयर, और f होता है माइनस ऑफ du बाई dx, तो फोर्स भी निकल जाएगा। इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, जहां पे du बाई dx हो जाए 0, फोर्स हो जाए 0, तो ये आ जाएगा 9c बाई d इज x की पावर 8, तो 9c बाई d की पावर 1/8 इज द x, जहां पे इक्विलिब्रियम होगा। उसके बाद चेक करना है कि ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का स्टेबल है या अनस्टेबल है। इसका फिर से डेरिवेटिव ले लो, डी स्क्वेयर यू अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, ये बन जाएगा प्लस 90c बाई एक्स की पावर 11 माइनस 2d अपॉन एक्स का क्यूब। अब यहां से कॉमन ले लो 1 बाई एक्स क्यूब, 1 बाई एक्स क्यूब ले लिया कॉमन, तो ये आ गया 90c बाई एक्स की पावर 8 माइनस 2d, और x की पावर 8 कितना था 9c बाई डी,
तो दिस इज 90c अपॉन 9c बाई डी माइनस 2d, 10d माइनस 2d इज 8d एंड 1 बाय x की पावर 3, ऐसी तो रहेगा। नाउ दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो इसका क्या चीज है, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा, पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा है, तो वो पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाइट h से ड्रॉप किया तो यहां पे स्पीड हो जाएगी √2gh, फिर ये टकराने के बाद v1 से उछले और कितनी हाइट तक जाए 2h/3, तो ये बोल सकते हैं v1 स्क्वायर बाई 2g शुड बी 2h/3, और v1 को लिख सकता हूं ev0, v1 को लिख सकता हूं v सेपरेशन इज ev0, तो e√2gh, तो ये बन जाएगा e स्क्वायर इंटू 2gh बाई 2g कट गया, h कट गया, तो e इज √2/3, e इज √2/3। अब इसने कहा हाइट h से कितनी स्पीड u से फेंकूं कि जब ये यहां से उछले v1 से तो ये हाइट h तक वापस आए, तो यहां पर ये v कितना होना चाहिए, v1 स्क्वायर बाई 2g शुड बी h, बाद में उछल के यहीं तक वापस आया ना, तो v1 शुड बी v1 स्क्वायर बाई 2g शुड बी h, तो v1 इज √2gh, और यहां पर जब ये हिट कर रहा होगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी, u स्क्वायर प्लस 2gh का अंडर द रूट। ये चीज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी सोच सकते थे, ये थर्ड इक्वेशन से भी सोच सकते थे, u स्क्वायर प्लस 2 माइनस d माइनस h इज v स्क्वायर, तो v इज u स्क्वायर प्लस 2gh, तो हमने कहा रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh का e विच इज √2/3 शुड बी √2gh, हाँ या ना, ये कट गया, ये बन जाएगा 3gh माइनस 2gh दैट इज gh, u इज √gh। हाँ जी, नेक्स्ट स्टोरी यहां से है कि ये जमीन है, ये डब्बा है, इस डब्बे को मैंने पकड़ के रखा है, और गोली आई u से और इसके अंदर पेनिट्रेट करी x1 डिस्टेंस और ये रुक गई। इस क्वेश्चन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि जब गोली टकराती है डब्बे से तो गोली पे इंपल्स पड़ता है, डब्बे पे इंपल्स पड़ता है। जब डब्बे पे इंपल्स पड़ता है तो जिसने इसे पकड़ के रखा है वो भी इंपल्स दे देता है, तो सिस्टम पे इंपल्स I1 लगता है एक्सटर्नल। तो इस पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑब्वियसली वैलिड नहीं है। इसमें बस ये कहोगे कि गोली आई और गोली फ्रिक्शनल फोर्स के कारण यहां तक आते आते रुक गई, तो हम कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहेगा हाफ mu स्क्वायर इज फ्रिक्शनल फोर्स इनटू x1। x1 हो गया वो कितना पेनिट्रेट करके रुकी। अब इसी क्वेश्चन का मॉडिफाइड वर्जन देखो। उसने कहा जमीन पे डब्बा रखा हुआ था फ्री टू मूव, और गोली आई और टक्कर खाई और वो इस डब्बे के अंदर गई और इतना पेनिट्रेट करी, कितना x2, और ये रुकेगी नहीं। अब ये होगा कि डब्बा और गोली साथ चलने चालू हो जाएंगे v डैश से। समझ में आई बात है, नहीं आई? और इस पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी लगेगा। क्यों? क्योंकि इस गोली पे पीछे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा या इंपल्स ड्यू टू फ्रिक्शन लगेगा, और यहां पर इस पे फ्रिक्शन के कारण इंपल्स आगे की तरफ लगेगा, और सिस्टम पे कोई इंपल्स नहीं लगेगा। तो यू कैन से कि ओके सिस्टम पे कोई इंपल्स नहीं, वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या कहेगा? mu इज m प्लस m
v डैश, सो हम ये कह देंगे v डैश इज mu अपॉन m प्लस m। ये तो समझ में आ गया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो क्या बोलोगे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी। मैंने कहा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू फ्रिक्शन। तो हम ये कह सकते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ m u स्क्वायर माइनस हाफ m प्लस m v डैश को लिख दो mu अपॉन m प्लस m का होल स्क्वायर इज फ्रिक्शनल फोर्स इनटू x2। ध्यान रखना इसमें x2 की वैल्यू x1 से कम आएगी, क्योंकि यहां पर तो सारी काइनेटिक एनर्जी x1 में गई, फ्रिक्शन में गई, और यहां पर पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो लॉस हुआ वो फ्रिक्शन में गया। तो इस केस में हीट जनरेटेड कम होगी, और इसमें क्या हो जाएगा? हाफ m u स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस m अपॉन m प्लस m। ये बन जाएगा m अपॉन m प्लस m इंटू हाफ m u स्क्वायर इज फ्रिक्शनल फोर्स इंटू x2। ये एक इक्वेशन हो गई और ये एक इक्वेशन हो गई, दोनों को डिवाइड कर दो तो फ्रिक्शन भी कट जाएगा। ये इक्वेशन बन जाएगी m प्लस m अपॉन कैपिटल M इज x1 डिवाइडेड बाय x2। इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, इन वन फॉर्म और द अदर, इन वन फॉर्म और द अदर। नेक्स्ट, शो दैट when a moving particle of mass m collides head on and elastically with capital M initially at rest। ये आया E1 है, ये टकराया कैपिटल M से, इसकी वेलोसिटी 0 है। बाद में टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई v2। हाँ जी, क्या मैं कह सकता हूं mu इज माइनस mv1 प्लस mv2? दूसरा मैं कह सकता हूं v1 प्लस v2 इज u। v सेपरेशन इज ev अप्रोच, E1 दिया हुआ है और एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दिया। बाय द वे E1 है, तो डू यू रियलाइज दिस इक्वेशन वुड आल्सो बी वैलिड। हाफ m u स्क्वेयर इज हाफ m v1 स्क्वेयर प्लस हाफ m v2 स्क्वेयर। लेकिन इस इक्वेशन को यूज ना करना पड़े तो ये इक्वेशन बनाई गई है। दिस इक्वेशन वॉज इन रिप्लेसमेंट टू एनर्जी वाली इक्वेशन, क्योंकि या तो तुम फर्स्ट वाली इक्वेशन तो यूज करनी ही पड़ेगी, या तो 2 यूज करोगे या 3rd यूज करोगे। 2 और 3 दोनों यूज करने की जरूरत नहीं v1 v2 निकालने के लिए। अब इसने कुछ क्वेश्चन में पूछा है, उसने क्वेश्चन में कहा है, क्या कहा है? शो दैट दिस इट ट्रांसफर्स टू द स्टेशनरी पार्टिकल फ्रैक्शन इतना ऑफ इट्स टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यार उसने जो एनर्जी ट्रांसफर करी वो हो जाएगी हाफ m v2 स्क्वायर अपॉन हाफ m u स्क्वायर। यही तो चाहिए, हाफ m, सोच के बोलो, हाफ m v2 स्क्वायर अपॉन हाफ m u स्क्वायर। यही तो बोल रहा है कि अपनी एनर्जी का इतना पार्ट उसने ट्रांसफर कर दिया दूसरे को, अपनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का इतना पार्ट ट्रांसफर कर दिया दूसरे वाले को। इसका मतलब तुम्हें क्या चाहिए? इन दो इक्वेशनों से v2 चाहिए, v1 को उड़ाना है, v1 को उड़ाना है, इसको मल्टीप्लाई करो m से, mv1 कट जाएगा और उधर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 2mu डिवाइडेड बाय m प्लस m इज v2। हो गया क्वेश्चन, हाफ हाफ यहां से कट गया, ये बन गया कैपिटल M बाय स्मॉल m v2 स्क्वायर बाय u स्क्वायर, v2 स्क्वायर बाय u स्क्वायर, दैट इज 2 2 जा 4m स्क्वायर अपॉन m प्लस m का होल स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन, 4mm अपॉन m प्लस m का होल स्क्वायर। डन।
A smooth ball moving with 4 hits a smooth horizontal plane at 30 degree with vertical. ये बॉल आई, ये प्लेन से टकराई 30 डिग्री विद वर्टिकल. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.5. मैंने कहा भाई जब वो टकराएगी तो उसके बाद ये तो u sin 30 ही रहेगा और ये EU कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग वी सेपरेशन इज EB अप्रोच. क्या पूछा गया था इसने? U दिया हुआ था 4 तो ये हो गया 2. E कितना दिया है? हाफ इंटू 4 इंटू √3/2 तो ये हो गया √3. तो फाइनल वेलोसिटी x में तो हो गई 2 और y में हो गई √3 तो रिजल्टेंट हो गया √7. एंगल थीटा हो गया जहां पे tan थीटा हो गया 2/√3. अब मुझे जरा ये बताओ ये डाउट किसका था? पहले तो उसकी खबर ली जाए. हाँ जी, ये गोली आई, गोली U से आई और ये इस M में टकरा गई तो ये टकरा जाएगी तो कितने से जा रहे होंगे दोनों मिलके? MU/M+M से. हाँ जी, ये 11th बता रहा हूं. और परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट, मैंने कहा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज ½ mu². अब थोड़ा सा डाइसी सा है. परसेंटेज लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट, आई नो डैम आइडिया क्या बोलना चाह रहा है ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट पूछ रहा है या परसेंटेज लॉस इन द टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछा है? नहीं समझे, डाइसी सा हो गया मेरे को जो डाउट हो रहा है. अगर ये परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है तो वो तो हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल. फाइनल हो जाएगा M+M इंटू MU/M+M का होल स्क्वायर अपॉन ½ U² इंटू 100 करते रहना. और अगर वो गलती से पूछ रहे हैं परसेंटेज लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ये तो है परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम की, और बुलेट की पूछी है तो मेरे को पूरा यकीन है ऊपर वाला कैलकुलेट किया होगा, क्योंकि अदरवाइज तो क्या आना चाहिए? ½ M इंटू MU/M+M का होल स्क्वायर अपॉन ½ MU². समझ में आया? इंटू 100, क्योंकि फाइनल में पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी ना लेके सिर्फ बुलेट की ही ली. तो दिस इज परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड ये परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट ओनली है कि बुलेट की इनिशियल और बुलेट की फाइनल. क्या दोनों से अलग अलग आएगा? तो आई डोंट नो, तुमने कौन से वाला किया? नीचे वाला किया था. तो आंसर कितना है? 99.5 है. और तुम्हारा कितना आ रहा है? तुमने नीचे वाला किया था, फिर हो सकता है ऊपर वाला करके देख लो. मैं तुम्हें क्या बोल रहा था कि असलियत में तो ये पूछा है टेक्निकली, लेकिन मेरा सिक्स सेंस बोलता है कि इसने ये निकाला होगा. हम लोगों को हाँ, तो क्वेश्चन एम्बिगुअस था, गलत था. गॉट इट. लेकिन तुम देखो ना, मतलब मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि ये ऊपर वाली चीज जनरली पूछी जाती है, नीचे वाली जनरली नहीं पूछी जाती. लेकिन एज अ बच्चे तुम्हें क्या पता कि क्या पूछा जाता है और क्या नहीं पूछा जाता है. ये रही चेन और ये चेन रही. ठीक है. यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2 मीटर, ओवरऑल लेंथ है 2 मीटर, और ये कह रहा है मास है 4 किलो और 0.6 मीटर टंगा हुआ है. 0.6 मीटर टंगा हुआ है. ये कह रहा है कि इस टंगे हुए पार्ट को ऊपर लाके रख दो, पूरे को ऊपर लाके रख दो. मैंने कहा जब गेन इन जीपी होगा वो मुझे करना पड़ेगा. अब इनिशियल जीपी क्या हो जाएगा? इसे ले लो रेफरेंस लेवल. रेफरेंस लेवल के हिसाब से इतने का तो जीपी हो गया 0 और इसका हो जाएगा M/L
इंटू 0.6 इंटू g इंटू 0.3 एंड दिस होल थिंग विद अ नेगेटिव साइन। ये तो मास हो गया, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ इंटू जी, और सेंटर ऑफ मास हो गया 0.3 पे, तो mg h, और बाद में क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल 0 हो गई, तो फाइनल माइनस इनिशियल गेन हो गया, तो वही हमें वर्क डन करना पड़ेगा इसको ऊपर लाने के लिए। 75 किलो का आदमी है, प्लैंक है 25 किलो का, 4 मीटर का, इंसान है 75 kg का। He can walk at 2 relative to the platform। ये 2 से चल रहा है जो कि VR है, इसकी प्लैंक की वेलोसिटी हो गई v, तो इसकी हो जाएगी 2 माइनस v, और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लग गया, तो 75 इंटू 2 माइनस v इज 25v। ये हो गया 3 टाइम्स, दैट 3 2 जा 6, 3 प्लस 1 4, 6/4 इज v, दैट्स 1.5। पता है ये कह रहा है ये मास m है, इसको प्रोजेक्टाइल बनाया हुआ है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में, और ये एक और मास है, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन में है, और ये कभी t इक्वल टू 0 पे बात कर रहे हैं, तो t इक्वल टू 0 पे ये कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी u1 वेक्टर है, ये m1 है, और इसकी वेलोसिटी कहीं u2 वेक्टर है, और इसका मास m2 है। ये t0 पे हालत दी है, कहीं पे भी है रेंडमली। फिर कह रहे हैं कि t इक्वल टू t0 पे टकरा गए, t इक्वल टू t0 पे टकरा गए, टकरा के ये फिर उछल गए। ये कह रहा है 2t0 पे इसकी वेलोसिटी v1 डैश वेक्टर है, इसकी वेलोसिटी v2 डैश वेक्टर है। अब जरा ध्यान से समझो, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, क्या मैं ये कह सकता हूं जब ये हवा में था इसकी एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड थी, जब ये हवा में था इसकी एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड थी, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड थी, क्योंकि m1g प्लस m2g अपॉन m1 प्लस m2 दैट्स गोइंग टू बी व्हाट g। जब टक्कर खाएगा इंपल्स तो इंटरनल लगेगी, एक्सटर्नल फोर्स क्या लगेगी, m1g प्लस m2g, तो f एक्सटर्नल अपॉन m टोटल क्या हो जाएगा, ACM, दैट वुड बी g। हाँ या ना, इसका मतलब इस टक्कर के दौरान भी सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन g ही रही है, सेंटर ऑफ मास को पता नहीं चला कि ये टक्कर खाए हैं, उसके बाद इसकी g, तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन भी क्या है, g डाउनवर्ड। सो क्या मैं ये कह सकता हूं थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज g डाउनवर्ड, एंड इफ द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज g डाउनवर्ड फॉर थ्रू आउट द मोशन, कैन आई अप्लाई 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑन द सेंटर ऑफ मास का मोशन? कैन आई सिंपली से VCM, मैंने कहा T0 को तो भूल ही जाओ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज UCM, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ACM इनटू टाइम कौन सा ले लो, सीधा 2T0 ले लो। समझे नहीं, 2T0 का मतलब ये हो गया कि सीधा लगा रहा हूं मैं यहां से यहां तक, तुम वो सेंटर ऑफ मास है कहां, मैंने कहा डजंट मैटर, होगा कहीं तो होगा, लेकिन उसकी एक्सेलरेशन g होगी, उसकी एक्सेलरेशन g होगी और कांस्टेंट होगी, तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएंगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे लगती थी। अब ये बता दो ये कौन सी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है 2T0 पे। कैन आई से दिस इज m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश अपॉन m1 प्लस m2, दिस इज m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज g डाउनवर्ड्स इनटू 2T0। आई थिंक उसने क्वेश्चन में ये वैल्यू पूछी है,
दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो कि हो जाएगा g इंटू 2t0 इंटू m1 प्लस m2। हाउ इज दैट? क्वेश्चन कहता है ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग की हाइट है 100 मीटर, ये मास m है, ये मास m है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी आई थिंक 50 है। ये कह रहे हैं ये टकराएंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 होगा, और फिर टकरा के चिपक के एक बन के कूद के नीचे गिरेंगे। तो गिरने में टाइम कितना लगेगा? तो मैंने कहा पहले तो ये मानो कि ये कुछ x चला गया होगा, और ये कितना चला गया होगा 100 माइनस एक्स टाइम t पे, उस टाइम पे ये टकराएंगे। तो मैं ऊपर वाले के लिए तो नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मान लूं, तो x को लिख दूंगा 5t², और नीचे वाले के लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान लूं तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 100 माइनस एक्स इज ut, दैट इज 50t माइनस 5t²। नीचे वाले के लिए सेकंड इक्वेशन लिखी, और फिर ऊपर वाले के लिए सेकंड इक्वेशन लिखी। ये बनेगी या नहीं बनेगी? इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी x इज इक्वल टू हाफ gt², इसकी हो जाएगी 100 माइनस एक्स इज 50t माइनस हाफ gt²। हाँ या ना? ऐड कर दो, x कट गया तो ये आ गया 100 इज 50t, और t आ गया 2 सेकंड। तुम्हें पता है ये t 2 सेकंड तो मैं एक लाइन में भी बोल सकता था। कैसे? इसको रेस्ट पे मानो, इसकी वेलोसिटी 50 हो गई और रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो गई। क्यों? क्योंकि इसकी भी एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड है और इसकी एक्सेलरेशन भी g डाउनवर्ड है। तो इसको रेस्ट पे माना, और हमने कहा नीचे वाला सीधा डायरेक्टली आके ठुकेगा उस पे, तो कितने से 50 से, तो सीधा कह दोगे 50t शुड बी 100, तो t आ गया 2 सेकंड। लेकिन x तो निकालना पड़ेगा ना, ये जो ये डिस्टेंस है ये तो अलग से अब निकालना ही पड़ेगा। तो टाइम निकालने में तुम 2 सेकंड एक लाइन में भी बोल सकते थे, काइनेमेटिक्स में क्या यूज करके, रिलेटिव मोशन यूज करके, जो कि मैंने कराया भी था। उसके बाद मैंने कहा x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 20 मीटर। इसका मतलब ये नीचे से टकराएंगे 80 मीटर पे, नीचे से टकराएंगे 80 मीटर्स पे। अब जब ये टकराने वाले हैं, अब जब ये टकराने वाले हैं तो ऊपर वाला वेलोसिटी 0 से कितने सेकंड पे टकरा रहे हैं, 2 सेकंड ना, इसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड, और नीचे वाले को कितने से फेंका था, 50 से, तो इसकी इस इंस्टेंट पे कितनी हो जाएगी, 50 माइनस 10 इंटू 2, 30 मीटर पर सेकंड। हाँ या ना? 2 सेकंड पे। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो पूछ लो। v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो ये हो गया 0 प्लस 10 इंटू 2, और ये हो गया 50 माइनस 10 इंटू 2, दैट इज गोइंग टू बी 30। तो टकराने से जस्ट पहले एक मास m है जिसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ 20 है, और दूसरा मास m है जिसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ 30 है। जब टकराए, इस पे इंपल्स लगी, इस पे इंपल्स लगी, इंपल्स सिस्टम पे लगी नहीं, एक्सटर्नल फोर्स 2 mg लग रही थी, उसको इग्नोर कर दिया कोलिजन के दौरान, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया, साथ में इन इलास्टिक बोला था, तो ये 2m हो गया, और ये कितने से उछलेगा, v डैश। तो हम कहेंगे m30 माइनस m20 इज 2m v डैश। ये क्या लिख दिया हमने, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो v डैश कितना आ गया, 5। इसका मतलब ये दोनों चिपक के कितने से उछले, 5। कितनी हाइट से, 80। इसका मतलब अब ये ऐसे उछलेंगे और ऐसे गिरेंगे। ये गिरने का टाइम कितना हो जाएगा, ये गिरने का टाइम हो जाएगा -80 इज 5t माइनस 5t²। डिस्प्लेसमेंट इज -80, इनिशियल वेलोसिटी इज 5t ut माइनस हाफ gt²। ये आ जाएगा t² माइनस t माइनस 16, t इज +1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस 16, 4 जा 64/2। सो 2 रूट आएंगे, 1 माइनस रूट 65/2।
एंड 1 प्लस रूट 65/2। हाँ जी, गॉट इट। और इसने अगर शुरुआत से टाइम पूछा है तो 2 सेकंड ये भी ऐड करने पड़ेंगे, तो टोटल टाइम आ जाना चाहिए 2 प्लस 1 प्लस रूट 65/2, दैट इज 5 प्लस रूट 65/2 सेकेंड्स। 5 प्लस रूट 65/2 seconds. This question was not supposed to be done like this. इधर देखो बोर्ड की तरफ, ये 100 मीटर की दूरी पे थे, ये मास m था, इसको 50 से उछाला, ये मास m था, इसकी वेलोसिटी 0 थी। इसने कहा कि कब ये टकरा के चिपक के एक बन के नीचे गिरेंगे। मैंने कहा सुनो, जब फेंक दिया उसके बाद इसकी एक्सेलरेशन g, इसकी एक्सेलरेशन g, जब टकराए तो भी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास g, टकराने के बाद वो एक बन गए तब भी एक्सेलरेशन, फिर तो एक ही बन गए, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास g। तो और जब वो दोनों एक बन के नीचे गिर गए तो सेंटर ऑफ मास जमीन पे गिर गया। तो मुझे टाइम निकालना है कब इसका सेंटर ऑफ मास जमीन पे गिर जाए। मैंने कहा अभी सेंटर ऑफ मास था कितनी हाइट पे, 50 मीटर की हाइट पे। क्यों? क्योंकि ये भी मास m है और ये भी मास m है, तो सेंटर ऑफ मास कहां पर है, 50 मीटर की हाइट पे। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, m50 प्लस m0 अपॉन 2m 25। तो सेंटर ऑफ मास 50 मीटर की हाइट से 25 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड से मोशन कर रहा है, और सेंटर ऑफ मास को टाइम t पे तुमने कहा नीचे गिर गया, तो हमने कहा -50 इज 25t माइनस 5t²। हाँ, डिस्प्लेसमेंट इज -50 इज ut माइनस हाफ gt²। ये आ गया t² माइनस 5t माइनस 10। तो t के रूट क्या बनेंगे, +5 प्लस माइनस 5 5 जा 25 प्लस 4 40/2। तो टाइम के रूट बनेंगे 5 प्लस रूट 65/2 एंड 5 माइनस रूट 65/2। ये वाला रूट हो गया, डन। मैंने एक डायलॉग मारता हूं मैं, क्या, व्हेन आई टीच टफ थिंग्स गो सिंपल। व्हाट इज इट वैलिड हियर? व्हेन आई टीच टफ things become simple, and if I teach simple things will always remain tough. Though identical ball A and B are released, they collide on the horizontal portion. एक ऐसे था, एक यहां से रिलीज किया, एक यहां से रिलीज किया था। ये कितना दिया था, h, यहां से रिलीज किया, ये एंगल कितना दिया है, 60, और एक को रिलीज किया था 4h, ये एंगल कितना दिया 45। दोनों मासेस क्या है, सेम है। ये मास m है, ये मास भी m है, और इलास्टिक कोलिजन दिया है, E1 दिया है। तो ये जब इधर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी √2g 4h, और इसकी हो जाएगी √2gh। जब टक्कर खाएंगे तो इम्पल्स लगेगी नहीं, और क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, मास सेम है, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी, तो लेफ्ट वाले की हो जाएगी √2gh और राइट वाले की हो जाएगी √2g4h। तो इसकी तो हो जाएगी √2gh और इसकी हो जाएगी √2g4h।
ये वाला तो ऊपर चढ़ेगा हाइट h डैश तक, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कह दोगे लॉस इन काइनेटिक दैट इज हाफ m v स्क्वायर दैट इज 2gh इज mg h डैश, तो h डैश तो आ जाएगा h, ये तो h तक जाएगा, हाँ या ना, जहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी फिर वापस आएगा। लेकिन जब ये जाएगा तो ये यहां तक जाएगा, तो यहां पर इसकी स्पीड होगी v1, और उसके बाद ये बन जाएगा प्रोजेक्टाइल, तो ये मैक्सिमम हाइट यहां तक जाएगा, हाँ या ना। और यहां पर v1 कैसे निकाल दोगे, लॉस इन काइनेटिक दैट इज हाफ m 2g4h माइनस हाफ m v1 स्क्वायर दैट इज mgh, हाँ या ना, m कट गया और ये बन गया 4gh माइनस gh दैट इज 3gh, 3 टू जा 6, 6gh का रूट इज v1, हाँ या ना, नहीं रूट 6gh, कुछ तो गड़बड़ मचाई मैंने, हाँ ठीक है, पहले रूट 8gh था ना, रूट, मुझे लगा गलती हो गई, कम कैसे हो गई, ज्यादा कैसे हो गई, पहले रूट 8gh था, अब रूट 6gh हो गया, और ये वेलोसिटी हो गई रूट 6gh एट एंगल 60। अब ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, h1 h डैश h डबल डैश, h डैश डबल डैश हो जाएगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो v स्क्वायर हो जाएगा 6gh, साइन स्क्वायर 60 हो जाएगा 3/4 बाई 2g, g से g काट दिया, ये 2 हो गया, ये 3 आ गया, ये आ जाएगा 339h/4, 9h/4 प्लस h दैट इज 13h/4, और ये गया था h तक, तो रेशियो ऑफ हाइट क्या हो जाएगा 4:13। मजा आया, प्रोजेक्टाइल तो बनाया ही नहीं, कुछ अजीब सा बोला है, क्या बोला है, ये h1 है, ये h0 है, ये 100 है, ये 80 है, ऐसे कुछ दिया है, सेंटीमीटर में ऐसे कुछ दिया है ना। अब ये कह रहा है a ball released from height h0 rebounds to height h1 after 1 bounce, तो मैंने कहा h0 से गिराया तो वेलोसिटी कितनी है यहां पर, रूट 2gh0, टक्कर खाने के बाद कितनी है v1, और ये h1 तक जाएगी, h1 इज v1 स्क्वायर बाय 2g, तो v1 हो जाएगा रूट 2gh1, क्या मैं ये कह सकता हूं रूट 2gh0 इंटू कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज रूट 2gh1, कैन आई से h1 by h0 is e square, so e square is 0.8, is 0.8 का रूट, ये 0.8 कैसे लिख दिया, h1 by h0 80/100, h1 by h0 is 80/100, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आ गया, वी आर डन विद द क्वेश्चन। वो कैसे भाई, इसने कहा काइनेटिक एनर्जी बताओ आफ्टर थर्ड इंपैक्ट, पहले इंपैक्ट के बाद तो वेलोसिटी हो गई, ये वेलोसिटी बोल दो v0, पहले ये वाली तो कितनी हो गई e v0, दूसरे इंपैक्ट के बाद हो जाएगी e स्क्वायर v0, और तीसरे इंपैक्ट के बाद हो जाएगी e क्यूब v0, और अब इसने कहा काइनेटिक एनर्जी आफ्टर थर्ड इंपैक्ट दैट विल बी हाफ m e क्यूब v0 का स्क्वायर, दैट इज हाफ m v0 स्क्वायर कितना हो जाएगा, v0 वाज रूट 2gh ना, तो 2gh0 इंटू e की पावर 6,
2 से 2 कट गया, ये आ गया mgh0। ये समझ में नहीं आया तो पूछ लो भैया, √2gh0 समझ में आया ना, v0 इज √2gh, तो v0 स्क्वायर किया तो 2gh0 आ गया। तो mgh0 e की पावर 6, e की पावर 6 कितना हो गया 0.8 की पावर 3। आगे ये कंटिन्यूअस पार्टिकल्स हैं, मास m के, वेलोसिटी u से निकल रहे हैं, v से निकल रहे हैं और n पर सेकंड निकल रहे हैं, n पर सेकंड निकल रहे हैं। और यहां पर एक ब्लॉक है मास m का, उसमें टकराते हैं और चिपक जाते हैं, टकराते हैं और चिपक जाते हैं, टकराते हैं और चिपक जाते हैं। और वो कह रहा है जब n पार्टिकल्स चिपक गए तो इसका कोई जरूरत ही नहीं पड़ी इस पूरे क्वेश्चन में, क्योंकि जब ये n चिपक गए तो मैं इनिशियल मोमेंटम कितना बोल सकता हूं nmv, और उसका मास कितना हो जाएगा m प्लस nm v डैश। डन। ये क्या था भाई, एक बार टक्कर खाई, इनिशियल मोमेंटम था mv और फिर हो जाएगा m प्लस m v1, फिर m प्लस m v1 चल रहा है, पीछे से एक और आया mv वाला, m प्लस 2m v2 हो जाएगा। मैंने कहा ओके, तो इनिशियल मोमेंटम पूरा लिख दो ना, इनिशियल मोमेंटम सबका मिला मिलू के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा nmv, जब n टकरा गए तो, हाँ या ना। और हम कहेंगे फाइनल मोमेंटम मास ये हो गया, वेलोसिटी इतनी हो गई। डन। ऐसे बोल रहा है ये, लेंथ l है, बॉल ऑफ मास m है, यहां से हिंज किया, यहां से हिंज किया, ये गिरा, यहां पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी हो गई √2gl मास m की, हाँ या ना। यहां पे जमीन थी और नीचे एक डब्बा बैठा था मास 2m का, कितने का 2m का, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया था कितना 2/3। मैंने कहा टक्कर खाएंगे तो इंपल्स इस पे ऐसे लगेगी, इस पे इंपल्स ऐसे लगेगी, सिस्टम पे इंपल्स लगेगी नहीं। बाद में वेलोसिटी इसकी मान लो v1 हो गई, इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, तो v सेपरेशन हो जाएगा v1 प्लस v2 इज 2/3u। ये √2gl को क्या बोल दो u, और फिर ये तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट इज mu इज माइनस mv1 प्लस 2m v2। हाँ जी, ये हो गया माइनस v1 प्लस v2, सॉरी 2v2, माइनस v1 प्लस 2v2 इज u एंड v1 प्लस v2 इज 2u/3। ऐड कर दो, v1 कट गया तो v2 इज 5u/9, और फिर v1 कितना आ गया, v1 आ गया 2u/3 माइनस 5u/9, दैट्स 3 2 just 6, दैट्स u/9। v1 आ गया u/9 और v2 आ गया 5u/9, तो ये वाला आ गया u/9 और ये वाला आ गया 5u/9। अब ये u/9 से जा रहा है तो ये किसी एंगल तक जाएगा, थीटा तक, जहां पर जाके इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। हाँ जी, अब मैं इस वाले पे, इस सिचुएशन पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दूं तो क्या कहूंगा, लॉस इन काइनेटिक दैट इज हाफ m u स्क्वायर बाय 9 9 जा 81 इज mgl 1 माइनस कॉस थीटा। u स्क्वायर हो जाएगा, u कितना था, u था √2gl, u स्क्वायर हो गया 2gl। हाँ जी, तो ये बन जाएगा तुम्हारा mgl कट गया, mgl कट गया, 2b कट गया, ये बन गया, क्या बन गया भाई, 1/,
81 is 1 minus cos theta. So cos theta is 1 minus 1 by 81, that's 80 by 81 ना. ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ जी. अब ये है, ये कुछ दूर जाके रुक गया क्योंकि इसने कहा यहां पे फ्रिक्शन भी था. तो ये जो काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी कहां चली गई? हीट में. अब ये कह रहा है 3L/2 चल के रुक गया. कितना चल के रुक गया? 3L/2. तो मैं ये कहूंगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ 2m 5 5 जा 25 u स्क्वायर बाय 9 9 जा 81 इज फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस ऑफ रबिंग. फ्रिक्शनल फोर्स हो गया म्यू के, m की जगह क्या लिखोगे? 2mg इनटू डिस्टेंस ऑफ रबिंग इज 3L/2. u स्क्वायर को लिख देना 2gl. क्या हुआ? ये मत कहना ये क्या हो रहा है. कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है. दैट्स 25 by 81 is mu k into 3/2. क्या पूछा है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है क्या? हैं? कितना आ रहा है ये? 50 by 243. मजा आया? टफ था? क्या कह रहा है ये? हम बताइए क्या कह रहा है? ये बता रहा है तुम सब बेवकूफ हो. ऐसे ये F1 वर्सेस T ग्राफ है, ये F2 वर्सेस T ग्राफ है. ऐसे कुछ. ये एरिया A1 ले लो, निकाल लेना. ये एरिया A2 ले लो. इसने कहा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये भी कहा है F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, और ये भी कहा है कि t0 पे वेलोसिटी इधर की तरफ है 5 मीटर पर सेकेंड. मास दिया हुआ है 1 kg. एरिया अंडर एफटी ग्राफ क्या होता है? इंपल्स. इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम. बस यही करना था, लेकिन तुमने ना साइन का ध्यान नहीं दिया. मैं बताऊं क्या प्रॉब्लम करी है तुमने? तुम्हें कहना चाहिए था F1 लग रहा है नेगेटिव x एक्सिस में, तो माइनस ऑफ एरिया 1 इज m इंटू vx फाइनल माइनस m इंटू 5. ये लिखना चाहिए था. माइनस ऑफ A2 is m into vy final minus of m0, and we are done. फनी क्वेश्चन था भाई. वेक्टर होते हैं, डायरेक्शन भी होती है, x में अलग लगाते हैं, y में अलग लगाते हैं. ये रोलर है, ये रोलर घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से. ये ग्राइंडर है, ग्राइंडर. ग्राइंडर देखा है कभी? अबे चाकू पेनी करवाए हैं? नहीं करवाए. हमारे जमाने में आते थे वो लोग, साइकिल लेके घूम रहा होता था, चाकू पेनी करवा लो. फिर लोग घर से मतलब तलवारें निकाल के लेके आते थे कि अभी पेनी करवाएंगे. समझ में आई बात? तो बचपन की यादें मतलब ग्राइंडर व्हील देख के ताजा हो रही है. तो ग्राइंडर में क्या करता है, वो साइकिल लेता है, साइकिल में साइकिल का पैडल चलाता है, तो ये व्हील घूमने लग जाता है. फिर चाकू लेता है और उसको लेकर चिंगारियां निकलती हैं, बड़ा मजा आता है. तो इसने फोर्स F' लगा दी ऐसे.
एफ डैश लगा दी तो क्या मैं कह सकता हूं यहां से जो नॉर्मल फोर्स लगेगी वो एफ डैश के बराबर ही होगी, हाँ या ना? अब हम ये कह सकते हैं इस पे फ्रिक्शनल फोर्स आगे लगेगी और ये ऐसे घूम रहा है तो इस पे ऐसे घूम रहा है ना, तो हाँ इस पे फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगेगी। ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू के एन, दैट इज म्यू के एफ डैश ग्राइंडर पे। अच्छा पावर कितनी हो जाएगी, पावर हो जाएगी यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, इस पे ऐसे नॉर्मल लग रहा होगा, ये इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी आर ओमेगा, पावर क्या होती है एफ डॉट भी होती है ना, नेगेटिव आएगी पावर, माइनस म्यू के एफ डैश, माइनस म्यू के एफ डैश, वेलोसिटी वेलोसिटी इज आर ओमेगा। अब इसने कहा है एन रिवोल्यूशंस पर सेकंड, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है रेडियन पर सेकंड, वन रिवोल्यूशन इज 2 पाई रेडियन, तो एंगुलर वेलोसिटी को लिख सकते हैं 2 पाई एन, डन। अब तुम कहोगे ये पावर तो नेगेटिव आई, मैंने कहा ये पावर तो एक तरीके से क्या हो रहा है, ये फोर्स इसको रोकने की कोशिश कर रही है, तो ग्राइंडर व्हील रुक जाएगा या नहीं रुक जाएगा, ये नेगेटिव पावर दे रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी खींच रहा है ये, तो हम ये कहेंगे इसको अगर ओमेगा से घुमाते रहना है तो इतनी पावर का मैग्नीट्यूड मुझे देना पड़ेगा टू द फ्लाई व्हील टू कीप द फ्लाई व्हील रोटेटिंग, टू कीप द फ्लाई व्हील रोटेटिंग। ऐसे है सिचुएशन, ये 4m है, ये m है, ये कह रहा है ये ऑसिलेट कर रहा है ऐसे। अब समझ में आया क्या हुआ, ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है 60 डिग्री के एम्पलीट्यूड में। अब ये होगा क्या कि टेंशन नीचे लोअर मोस्ट पॉइंट पे सबसे ज्यादा होती है, तो होगा क्या कि यहां से छोड़ा जाए तो यहां पर टेंशन निकालनी होगी, तो यहां पर पहले तो लॉस इन जीपी कर देना, लॉस इन जीपी हो जाएगा mg, ये डिस्टेंस कितना दिया होगा, ये l दिया हुआ है, तो ये हो गया mg l माइनस l cos 60 इज गेन इन ke, दैट्स हाफ m v स्क्वायर, तो mv स्क्वायर बाय l कितना आ गया gl, g आ गया, mv स्क्वायर बाय l कितना आ गया g आ गया ना, गॉट इट और नॉट, mg सॉरी mg, डायमेंशनली भी गलत कैसे हो जाएगा, तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना हो जाएगा t माइनस mg इज, हाँ यहां पे टेंशन निकाल ली, तो t माइनस mg इज ऑल्सो mg, तो टेंशन हो गया 2mg, और ये इस इंस्टेंट पे ये कह रहा है फिसलने वाला है, तो ये हो गया म्यू 4mg, तो दिस इज म्यू 4mg, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ गया हाफ। क्या दिक्कत थी ये बता दो जरा, दिक्कत ये थी सोचना, उसने कहा कि रेस्ट पे रहे, तो फिर ये समझ में आना चाहिए कि स्लाइड होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा कब होगी, जब टेंशन सबसे ज्यादा होगी, और टेंशन सबसे ज्यादा कब होगी, लोअर मोस्ट पॉइंट ऑफ द ऑसिलेशन, और वो क्यों होगी, क्योंकि मैंने पढ़ाया था, और लोअर मोस्ट टेंशन कब होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे। कोई भी टफ था क्वेश्चन ये बता दो, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि कई कंसेप्ट एक साथ लगते हैं इन सारे क्वेश्चंस में, ये नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हाँ ये कर देना हो गया, ये तो शायद नीट में भी आया इस टाइप का कुछ, और कुछ करना नहीं है। इसने ये कहा ये बीड है, इस पे फोर्स F लगा दी, ये रेडियस R है, भाई ये थ्रू आउट द मोशन F लगता रहेगा, F लगता रहेगा, हाँ या ना। इस बीड का मास m है, मेरे ख्याल से यहां पे स्पीड पूछी होगी इसने, हाँ या ना। मैं बताऊं इस पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना, तो दैट्स ऑल। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या कहोगे, लॉस इन जीपी गेन इन के नहीं होगा, लॉस इन जीपी दैट इज mgr प्लस वर्क डन बाय F। व्हाट इज वर्क डन बाय F,
एफ डॉट एस, एफ ऐसे लग रहा है, एस ऐसे है क्योंकि फोर्स कांस्टेंट था ना, और एफ डॉट एस कितना बन जाएगा, एफ एस कॉस 40, एफ रूट 2r कॉस 45, तो एफ आर ही बन जाएगा। प्रोजेक्शन से भी सोच सकते हो, प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑन एफ, लॉस इन जीपी एमजीआर, वर्क डन बाय एफ इज एफ आर, इज गेन इन के इज हाफ एम बी स्क्वायर। डन। लॉस इन जीपी प्लस वर्क डन बाय फोर्स शुड गो इनटू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये ऐसे दिया है, यहां पे स्पीड दी है v नॉट, मास m है, लेंथ l है, v नॉट दिया है 5, l दिया है 2 मीटर, मास भी दिया है क्या, नहीं मास नहीं दिया है। ये कह रहा है एंगल थीटा विद द वर्टिकल, एंगल थीटा विद द वर्टिकल, यहां पे रस्सी टूटने वाली है। इसने फिर ये भी बोला रस्सी कब टूटती है, जब टेंशन हो जाए 2 mg। अब यहां पे लगेगा टेंशन T, नीचे लगेगा mg, ये एंगल हो जाएगा थीटा, और इधर हो जाएगा A टेंजेंशियल, और इधर हो जाएगा A सेंट्रीपिटल। सो कैन आई से T माइनस mg cos थीटा इज mv स्क्वायर बाई L, एंड mg sin थीटा इज ma टेंजेंशियल। और टेंशन को बोल दिया कितना हो जाना चाहिए, तो टेंशन हो जाना चाहिए 2 mg माइनस mg cos थीटा इज mv स्क्वायर बाय L। ये इक्वेशन बन गई। सुन लो मेरी बात, ये एक इक्वेशन बनी, और दूसरी इक्वेशन बनेगी लॉस इन जीपी इज गेन इन के। तो लॉस इन जीपी हो गया mg, L cos थीटा, और गेन इन के हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m v नॉट स्क्वायर। एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, इससे सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें इन दोनों में से क्या करना, एलिमिनेट कर देना, एलिमिनेट कर देना v, और v नॉट दिया हुआ है तो गेट, मेरे ख्याल से थीटा पूछा होगा, एलिमिनेट v गेट थीटा। डन। ये कह रहा है यहां से छोड़ा, कहां से छोड़ा भाई, एंगल फाई से छोड़ा, यहां पर वेलोसिटी 0 है, एम्पलीट्यूड है ना ये, एम्पलीट्यूड मतलब एक्सट्रीम वाला पॉइंट, हाँ या ना। तो यहां पर कहीं बीच में देखा जाए तो स्पीड आ जाएगी, हाँ स्पीड आ जाएगी ना, v आ जाएगा, v आ जाएगा तो a सेंट्रीपिटल भी होगा, a टेंजेंशियल तो होना ही है, mg इधर लगेगा, टेंशन इधर लगेगा, ये वाला एंगल थीटा होगा। क्या मैं कह सकता हूं t माइनस mg cos थीटा इज mv स्क्वायर बाय L होगा ना। क्या मैं कह सकता हूं टेंशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन mg cos थीटा, टेंशन इज mg cos थीटा के बराबर फॉर ओनली वन पॉइंट, एक्सट्रीम वाला पॉइंट, वहां पर v 0 है। अब ये कह रहा है किसी पॉइंट पे टेंशन mg हो गया, देखो इसमें ऑप्शन बी सही दिख रहा है, ऑप्शन डी भी सही दिख रहा है, चेक कर लो, बी और डी तो समझ में आ जाने चाहिए। प्रॉब्लम इज विद ऑप्शन सी, कहीं पे वो कह रहे हैं टेंशन हो जाए mg के बराबर, कहीं पे टेंशन हो जाए mg के बराबर, तो क्या लिखोगे, mg माइनस mg cos थीटा इज mv स्क्वायर बाय L, और फिर लॉस इन जीपी, लॉस इन जीपी ये वाला हाइट होगा ना, कैन आई से दैट इज L, ये वाला एंगल थीटा है, बाय द वे ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा L cos थीटा, और ये हो जाएगा L cos फाई। भाई फाई से छोड़ा था, फाई से छोड़ा था, थोड़ी देर बाद रस्सी थीटा बना रही थी, तो नीचे आते गए तो टेंशन बढ़ता गया, और यहां पर हमें यह समझ में आना चाहिए किसी पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू mg के बराबर हो गई, तो ये कंडीशन आ गई, किससे, न्यूटन लॉ से आ गई है। तो
अब ये कह रहा है कि यहां पर वेलोसिटी 0 थी और यहां पर वेलोसिटी मैं नहीं लिख सकता हूं क्या? कैसे लिखूंगा? लॉस इन जीपी क्या बोलूंगा? ये हाइट हो जाएगी एल कॉस फाइव और ये हाइट हो जाएगी एल कॉस थीटा। तो हम ये कह सकते हैं लॉस इन जीपी हो जाएगा एम जी एल कॉस थीटा माइनस एल कॉस फाइव इज गेन इन के दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन। यहां पर लिख दो एम जी माइनस एम जी कॉस थीटा इज एम वी स्क्वायर बाय एल लिखना था ना, दैट इज 2mg कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव। तो mg भी कट गया, ये बन जाएगा 1 इक्वल टू 3 कॉस थीटा और ये बन जाएगा 1 प्लस 2 कॉस फाइव। तो थीटा आ जाएगा 1 प्लस 2 कॉस फाइव का 1/3 का कॉस इनवर्स। यही आ रहा है क्या? नेक्स्ट, पावर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोजेक्टाइल मोशन में। पावर क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन फेंका ऐसे, एफ डॉट वी होता है ना, हाँ या ना? तो एफ तो ऐसे लगेगा और वी ऐसे होगा, डॉट प्रोडक्ट लेंगे पहले तो नेगेटिव आएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे एफ डॉट वी लेंगे तो 0 आएगा और फिर अक्यूट एंगल बनेगा तो पॉजिटिव आएगा। तो ये तो समझ में आ गया कि नेगेटिव से 0 एट से पॉजिटिव, बी ऑप्शन इज करेक्ट, हाँ या ना? यहां तक तो सही है, यहां तक तो सही है। उसके बाद डाइसी है, क्योंकि अगर ये मोर देन वन चॉइस करेक्ट होता तो मुझे चेक करना पड़ता कि सी ऑप्शन तो सही नहीं है। हाँ, ये मोर देन वन चॉइस नहीं है, लेकिन मान लो ये होता, स्टार लगा होता। अच्छा, तो ये मोर देन वन चॉइस ही है, तो मुझे सी चेक करना चाहिए ना। तो उसके बाद मैंने कहा पावर, तो एफ डॉट वी करना है, एफ को लिख दो एम जी माइनस जे कैप, ये तो हो गया एफ डॉट प्रोडक्ट विद वेलोसिटी। वेलोसिटी को लिख सकता हूं यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई माइनस जी टी जे कैप, एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट इज बेसिकली यू वाई माइनस जी टी जे कैप। डॉट प्रोडक्ट लेना, ये क्वांटिटी बचेगी, दैट इज माइनस एम जी यू वाई माइनस जी टी, सो दैट इज एम जी जी टी minus mg uy. How this is a linear function of t? This power is a linear function of t. बच्चे कहेंगे कुछ भी कहीं भी, yes, that's the problem with physics. कुछ भी कहीं भी। ये कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी इज कितना? 3x प्लस 4y। तो फोर्स का x कंपोनेंट हो जाएगा -3, कैसे किया? माइनस डी यू बाई डी एक्स, और फोर्स का y कंपोनेंट हो जाएगा -4, फोर्स वेक्टर हो जाएगा -3 i कैप -4 j कैप, मास दे दिया 1 kg, तो एक्सेलरेशन हो गया -3 i कैप -4 j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 किसने बोला तो खाएगा मार, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में ही रखो तो बढ़िया रहेगा। x और y एक्सिस के अंदर अलग अलग मोशन लो, ठीक है। उसने कहा रेस्ट पे है, x हमारा 6 है और y हमारा 4 है, x हमारा 6 है, y हमारा 4 है। यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 है, टाइम t 0 पे, एक्सेलरेशन इधर की तरफ है 3 और y में है 4, हाँ या ना? ठीक है। अब ये कह रहा है
पार्टिकल हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यस। स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट क्रॉसेज वाई एक्सिस, यार जब ये वाई एक्सिस को क्रॉस करे, रुक जाओ, वाई एक्सिस को क्रॉस करे, ये ज्यादा है वैसे, ऐसे कहीं करेगा, कहीं वाई एक्सिस को क्रॉस करे, तो इसका मतलब एक्स में डिस्प्लेसमेंट हो जाना चाहिए 6। वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट किसमें जीरो हो जाना चाहिए, 6, एक्स में हो जाना चाहिए ना। तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट 6 को लिखेंगे तो 6 इज हाफ इंटू 3 इंटू टी स्क्वेयर, तो टी आ गया 2 सेकेंड। ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली मैंने, ये डायरेक्शन नेगेटिव ले ली, ये इक्वेशन लगा दी एक्स एक्सिस में। अब मैंने वेलोसिटी लिखनी थी 2 सेकेंड पे, तो वाई एक्सिस में तो हो गई 4 2 जा 8, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 एंड v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो इधर हो गई 6, तो मैग्नीट्यूड हो गया 10। और क्या बोल रहा है ये, कोऑर्डिनेट एट 1 सेकेंड कितना है, मैंने कहा 1 सेकेंड में x में कितना चला जाएगा, ये x में चला जाएगा हाफ इंटू 3 इंटू 1 स्क्वायर, x में चला गया 1.5 मीटर, और y में कितना चला जाएगा, ये हाफ इंटू 4 इंटू 1 स्क्वायर, दैट इज 2 मीटर। अब y में इनिशियल कोऑर्डिनेट कितना था, 4 मीटर, हाँ लोकेशन कितनी थी, 4 मीटर थी ना, ये लोकेशन कितनी थी, 6 मीटर, तो x में 1.5 लेफ्ट में आ गया, तो x में कोऑर्डिनेट कितना बच गया, 6 माइनस 1.5 दैट इज 4.5, और y में कितना हो गया 4 माइनस 2 दैट इज 2, तो कोऑर्डिनेट हो गया 4.5, 2। इस कोऑर्डिनेट पे होगा ये t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। क्या दिक्कत है, हो गया था। काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू t, हाफ mv स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू t, v प्रोपोर्शनल टू रूट t, हाँ या ना। dv बाई dt क्या होगा, डिफरेंशिएट मार दो, प्रोपोर्शनल टू 1/2 रूट t, दैट्स प्रोपोर्शनल टू 1/रूट t, दैट्स एक्सेलरेशन। क्या बोला इसने, फोर्स इज, मैंने कहा फोर्स इज F net is mass into acceleration, that's proportional to 1/रूट t, also proportional to 1/v। हो गया, दो हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट t, C और D दोनों है। क्वेश्चन है कि ये मास m1 है और ये स्प्रिंग है, ये मास m2 है और ये नेचुरल लेंथ है L0। अब इन्होंने इस स्प्रिंग को खींच दिया, इस स्प्रिंग को खींच दिया, कितना खींच दिया, L0 प्लस x खींच दिया, ये x इलोंगेशन हो गया। अब यहां से इसको रिलीज कर दिया रेस्ट से, रिलीज कर दिया, दोनों को रिलीज कर दिया रेस्ट से, तो यहां पर वेलोसिटी 0 है, यहां पर वेलोसिटी 0 है। ये मास m1 है, ये मास m2 है। अभी फोर्स तो ठीक है kx ही लग रही होगी, आई डोंट माइंड, kx लग रही होगी, लेकिन x तो वेरिएबल होगा, तो दोनों की, इस इंस्टेंट पे कुछ एक्सेलरेशन होगी, इस इंस्टेंट पे कुछ एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन तो चेंज होती जाएगी। ये एक्सेलरेट करेंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे होगा, उस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी। अब यहां पर तुम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ी लगा सकते हो बेटा, क्योंकि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन तो तब लगती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, इसमें तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है। यहां पे तुम क्या लगा सकते हो कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, क्योंकि ये तो इंटरनल फोर्स हो गई, सिस्टम माने तो सिस्टम पे F एक्सटर्नल 0, तो दैट मींस मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट। तो हम कहेंगे इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया 0 + 0, और फाइनल मोमेंटम क्या हो गया m1 v1 माइनस m2 v2, अज्यूमिंग दिस डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव एंड दिस डायरेक्शन टू बी नेगेटिव। और फिर इनिशियल से यहां तक देखो, इनिशियल से यहां तक देखो, इनिशियल से यहां तक देखा
तो क्या मैं ये कह सकता हूं स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई एंड दैट गोज इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ। तो हम ये कहेंगे दूसरी इक्वेशन हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर इज हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब इन दो इक्वेशनों से v1 और v2 दोनों निकाल लेना एंड रिलेटिव वेलोसिटी पूछी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी v1 प्लस v2, क्योंकि ये v1 से जा रहा है इधर और ये v2 से जा रहा है इधर, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी v1 प्लस v2। और इसके अंदर ना नॉट ओनली दिस दे कैन आस्क अदर थिंग्स आल्सो। मैंने कहा एक्सटर्नल फोर्स जीरो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली जीरो थी तो वो सदा जीरो रहेगी, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास पूरे मोशन में नहीं हिलेगा। सेंटर ऑफ मास नहीं हिलेगा। पावर होता है F डॉट वी, F होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी इज पावर, मास इंटू वी, एक्सेलरेशन को लिख दूं dv बाई dt इज पावर। अब इसने क्या पूछा, सुनो मेरी बात, इसने पूछा डिस्टेंस, डिस्टेंस चाहिए, वेलोसिटी में चेंज आया, टाइम तो नहीं चाहिए था इसे, तो टाइम वाले में करके इंटीग्रेट करना बेवकूफी है। dv बाई dt को लिख दो m v v dv बाई dx इज पावर। इंटीग्रेट किया p इंटू x2 माइनस x1 इज m इंटू v फाइनल क्यूब माइनस v इनिशियल क्यूब बाय 3, डन। हाँ जी, अब ये मत कहना क्या लिखा है, क्या कह रहा है, बॉडी मूव्ड, पावर फिर से कांस्टेंट बोल रहा है, पावर कांस्टेंट है तो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी इज कांस्टेंट। इसका मतलब एक्सेलरेशन को लिख दिया dv बाई dt इंटू v इज सम कांस्टेंट। अब इसको चाहिए, सुनो, इसको चाहिए डिस्टेंस मूव्ड एज अ फंक्शन ऑफ t, इसको x एज अ फंक्शन ऑफ t की पावर n कुछ चाहिए ऐसे, तो x इन टर्म्स ऑफ t चाहिए ना, तो इसको मतलब टाइम चाहिए। अब यहीं पे इंटीग्रेट कर दो तो ये आ जाएगा v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू t। तुम कहोगे क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, तो v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू t। कहना इसे v इज प्रोपोर्शनल टू रूट t, क्या मैं कह सकता हूं dx इज प्रोपोर्शनल टू रूट t इंटू dt। कहना इसे x इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2। आगे बोलो क्या हुआ, बकवास क्वेश्चन है ये, इन्हें कुछ करना नहीं होता है। फोर्स एक्टिंग ऑन, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, 10th में कह रहा है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर माइनस 1/3, ऐसी कह रहे ना, पावर किसके प्रोपोर्शनल होगी, मैंने कहा रुक जाओ, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर माइनस 1/3, v dv बाई dx लिख दूं, तो v dv इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर माइनस 1/3 इंटू dx। कहना इसे v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 2/3, इंटीग्रेट कर दिया, माइनस 1/3 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/3 प्लस 1, तो क्या मैं कहता हूं v इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/3। अब पावर क्या होगी, पावर इज मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन विच इज x की पावर माइनस 1/3 एंड वेलोसिटी विच इज x की पावर 1/3, दैट इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 0। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा दिया है, ऐसे ऐसे ऐसे, और रेस्ट से चालू हुआ, वेलोसिटी 0 है, टाइम 0। भाई ये बता दो A इज ऑफ टाइप kt dv बाई dt, तो v इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर एंड काइनेटिक एनर्जी बोला है दैट्स हाफ mv स्क्वायर ना, तो दैट्स प्रोपोर्शनल टू v की पावर 4।
हाँ हाफ एम वी स्क्वायर, सॉरी वी की पावर 4 नहीं, टी की पावर 4, क्या कर रहा हूँ, पागल हो गया हूँ, टी की पावर 4। तो मैंने कहा भाई अगर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ देखा जाए तो अभी कैसा हो जाएगा, ऐसा। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा था ये वाला पार्ट स्ट्रेट क्यों नहीं है, ये स्ट्रेट नहीं है, इसमें एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी कैसे चेंज होएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होगी, हाफ एम यू प्लस ए टी का स्क्वायर, तो ये भी तो टी स्क्वायर का ही रहेगा। अब बात समझ में आई या नहीं आई, कि बीच वाला पार्ट है वो भी कर्व ही होगा, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अगर तुम वीटी ग्राफ पूछते, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ऐसा होता कुछ ऐसे, और इसमें भी आगे भी बढ़ेगा ही, भले ही कर्वेचर अलग हो जाएगा, बढ़ेगा क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन कम होती जा रही है लेकिन है तो उसी डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी तो ओवरऑल इंक्रीज ही होती जा रही है टाइम के साथ, तो बढ़ती ही जाएगी काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया कि नहीं आया? तो लुकिंग एट बी एंड डी, दे आर डेफिनेटली रॉन्ग, कंफ्यूजन शुड हैव बीन बिटवीन ए एंड सी, एंड आई थिंक सी में गड़बड़ कहां से आ गई, दो जगह प्रॉब्लम आई, एक कर्वेचर थर्ड पार्ट के, और एक बीच वाला पार्ट को स्ट्रेट बना दिया, स्ट्रेट नहीं होगा वो। ओके नेक्स्ट, particle moves on a rough ground with some initial velocity v naught, a particle moves on rough ground with initial velocity v naught, फिर ये कह रहा है 3/4 of kinetic energy is lost, मैंने कहा 3/4 लॉस्ट है तो कितनी काइनेटिक एनर्जी बचनी चाहिए, 1/4, 1/4 of half m v naught square is half m v final square, तो v final कितना होना चाहिए, v naught by 2, नहीं समझे, 3/4 is lost, how much is remaining, 1/4, तो हम कहेंगे 1/4 of half m v naught square should be half m v final square, तो v final becomes v naught by 2 in time t naught, और ये कह रहा है अब ये काइनेटिक इसमें वो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, म्यू के जी, तो फर्स्ट इक्वेशन कहेगा v नॉट बाई 2 इज v नॉट माइनस म्यू के जी t नॉट, टेकिंग दिस डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव एंड दिस डायरेक्शन टू बी नेगेटिव, एक्सेलरेशन यही होगी ना, म्यू के जी होगा, जब वेलोसिटी इधर है, नीचे mg है, ऊपर नॉर्मल है, इधर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। नेक्स्ट, पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल ऑफ मास m 2 किलो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाँ डी के बाई डी टी कर दो, मुझे नहीं बताना क्या होती है, हाफ एम 2v डी वी बाई डी टी, 2 से 2 काट दिया, ये हो गया एम वी डी वी बाई डी टी, अब मास कितना दिया है 2 kg, तो ये हो गया 2, dv बाई dt क्या है, एक्सेलरेशन, तो ये हो गया 4v, v कांस्टेंट नहीं है, v तो चेंज होता रहेगा, v को तो ये लिखोगे 2 प्लस 2t u प्लस at, तो 4 इंटू 2 प्लस 2t, ये होना चाहिए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 4 टाइम्स वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, डन। A particle is released from the top of 2 inclined rough surfaces of height h each, अच्छा, और ये कह रहा है एक का एंगल 60 है, एक का 30 है, अच्छा ओके, h सेम है, h सेम है, ये वाली वर्टिकल हाइट सेम है, लेकिन एंगल थीटा अलग अलग है, एंगल थीटा अलग अलग है, ये h सेम है, अब ये यहां से छोड़ा, एक बार यहां से छोड़ा,
किस केस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? पहले वाला है 30 डिग्री वाला, ये फर्स्ट वाला केस है 30 डिग्री वाला, और सेकंड केस है 60 डिग्री वाला। हमने कहा लॉस इन जीपी mgh इज गेन इन ke हाफ mv स्क्वायर प्लस हीट दैट्स म्यू mg cos थीटा इंटू h बाय साइन थीटा। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज mgh माइनस म्यू mgh cot थीटा। एक केस में cot 30 लिख दो, वो हो जाएगा √3। एक केस में cot 60 लिख दो, वो हो जाएगा 1/√3। तो ये वाली वैल्यू ज्यादा छोटी हो जाएगी, तो इस वाले में ज्यादा छोटी हो जाएगी, इस वाले में बड़ी हो जाएगी। K2 is bigger than K1. Done.